हेलो फ्रेंड्स। यूपीपीएससी का 2023 में जो एग्जाम हुआ था, आज हम उसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास में 80 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। अगला 81 से स्टार्ट करते हैं। अष्टांग हृदय के अनुसार निम्न में से कौन सा रोगी अनुपान के अयोग्य नहीं है। अयोग्य नहीं है इसका मतलब क्या होता है कि योग्य है ना। अयोग्य नहीं है का मतलब क्या होता है, योग्य है। मतलब किसमें हम अनुपान, यहाँ पे ये अनुपान का मीनिंग ये है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि किस व्याधि में कम पानी पीना चाहिए, किस में गर्म पानी पीना चाहिए, उसका मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पर पीनस, श्वास और कास में क्या बोला है कि पानी नहीं पीना चाहिए या बहुत कम पानी पीना चाहिए, लेकिन पांडु के संदर्भ में ऐसा नहीं बोला गया है। इसका मतलब आंसर क्या होगा हमारा, अष्टांग हृदय का पांडु होगा। अगला है 82 नंबर का क्वेश्चन है, रस समुच्चय के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन सही है गलत है, इसमें हमको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। अब इसमें देखो चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक तो चला गया, उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई, मतलब चारों ही समझो, यहाँ पर केवल एक ही कथन सही होगा। उसमें डिफिकल्टी होती जब आपको ऑप्शन में ए बी सही है, सी गलत है, ए सी सही है, बी गलत है, इसमें दिक्कत होती है। अब इसमें आपको केवल एक ही सही चीज पता होना चाहिए। लेकिन तो मुक्ता का शोधन अम्ल वर्ग से, सारा मुक्ता के संदर्भ में दिया हुआ है। तो मैंने आपको क्लास में बताया कि जयंती नाम की जो लड़की है सारी चीजों से मुक्त हो चुकी है, मोह माया से मुक्त हो गई है। क्लास में कोड बनाकर याद कराया मैंने आपको। तो मुक्त हो गई है कौन सी, जयंती। तो जयंती स्वरस से किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या है, बी सही है। अजय सुश्रुत के अनुसार पांडु रोग कितने प्रकार का होता है। तो सुश्रुत ने पांडु 4 प्रकार का बोला है, चरक ने 5 प्रकार का बोला है, बाघ भट्टे का भी 5 प्रकार का है। कौन सा, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये सुश्रुत का है। और यहाँ पर इन्होंने चरक बाघ भट्ट ने एक्स्ट्रा कौन सा बोला है, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। ठीक है, आगे बढ़े। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है। हमसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा है, ना कि लाइफ स्पैन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पर 74 डेज होते हैं जिसमें पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा होता है। आत्म पूजक लक्षण कौन है, किसका है, असुर सत्व का है, ब्रह्म का, गंधर्व का, कौबेर का। ये भी मैंने आपको पूरा डायग्रामेटिक तरीके से यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, आधा पौन घंटा का लेक्चर है, पढ़ना जरूर। पूरा पिक्चराइजेशन से याद कराया है। तो आसुर सत्व के लिए आता है। अष्टांग हृदय के अनुसार कफज रोगों में नस्य का प्रयोग कब करना चाहिए। तो देखो कफज है रोग तो सुबह सुबह करते, क्योंकि प्रातः काल क्या होता है, कफ का प्रकोप, मध्याह्न में पित्त का और सायंकाल में वायु का। ठीक है, तो प्रातः काल किया जाता है क्योंकि प्रातः काल ही कफ का प्रकोप होता है। एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट देता है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि ये तो होगा ही नहीं, है ना। आचार्य चरक के अनुसार शुद्ध वैदुर्य विमला किस छाया का लक्षण है। तो हमने याद कराया था आपको, किसी चीज को आपको शुद्ध करना है, जो गंदी है उसको शुद्ध करना है, तो किस चीज में करोगे आप, पानी में जाके शुद्ध करोगे ना, पानी में धुलोगे। तो अम्भसी छाया। और गर्हिता छाया कौन सी है, गर्हिता छाया, ये किसी और एग्जाम, यूपीएससी 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था सबसे खराब छाया कौन सी होती है, वायवी छाया को गर्हिता छाया बोला जाता है। ठीक है, शारंगधर के अनुसार नस्य धारण की आयु कितनी है। अब ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा सा गलत कर दिए हैं। शारंगधर बागभट्ट का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। शारंगधर जी ने ये टर्म बोला है कि 8 वर्ष से 80 वर्ष तक, ऐसा बोला है। लेकिन बागभट्ट ने क्या बोला है, सप्तम ऊने मतलब ये होता है 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष के बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने नहीं टर्म दिया है, इन्होंने बोला है कि यहाँ पर सेवन करना चाहिए, तो 8 से 80 तक करना चाहिए। इन्होंने बोला है सप्तम ऊने मतलब क्या होता है, 7 से कम में नहीं करना और 80 के बाद नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि इनका आंसर क्या होगा, 7 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक करने को बोला है। तो शारंगधर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 वर्ष से ऊपर। पारिक के जो 80 पेजेस मैंने पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, थोड़ा सा पढ़ाया है, बाकी अपने स्टोर पर ही है पूरा, उसमें पढ़ाया हुआ मैंने अच्छे से। ठीक है,
काश्यप संहिता के अनुसार राजदंत है, मध्य है, प्रथम है, दष्टा है, पार्श्वरोटक है। तो राजदंत जो शुरुआती के दिख रहे हैं आपको, ऊपर के दो, नीचे के दो, चार दंत क्या कहलाते हैं? राजदंत कहलाते हैं। तो मध्य में जो दिख रहे हैं वो मध्य त्रोटक राजदंत कहलाता है। अगला है भारतवर्ष में सार्वभौम प्रतिरक्षण योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये थोड़ा जीके का क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर क्या है? 19 नवंबर 1985 को ये शुरुआत हुई थी। ठीक है। आचार्य शारंगधर के अनुसार निम्न में से कौन सा द्रव्य शुक्र शोषक है? जो शारंगधर का परिभाषा प्रकरण एग्जाम में उससे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जैसे शुक्र का शोषण कौन है? हरित की। शुक्र का स्तंभन कौन कराता है? स्तंभन जाति फल कराता है ना, स्तंभक होता है ना। और शुक्र का रेचन कौन कराता है? बृहति कराता है। शुक्र का शोधन कौन कराता है? कोट वगैरह कराता है ना। ये आपने परिभाषा प्रकरण में पढ़े हैं। कौन से शोथोदुष्टि का लक्षण नहीं है? चार होते हैं, अति प्रवृत्ति, संगोवा, विमार गवनो चापी, ऐसे करके सरणाम ग्रंथि चार होते हैं। तो कौन कौन सा? संग भी होता है, बीमार गमन होता है, सिराराम ग्रंथि होता है और एक अति प्रवृत्ति होता है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा नहीं है? तो ये चारों तो प्रेजेंट होते हैं, कौन सा नहीं होता है? श्रवण नहीं होता। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा श्रवण नहीं होता है। ठीक है। पामर साइन गर्भावस्था के किस सप्ताह में मिलता है? तो हमने एक कोड बनाया था। क्या बनाया था? गुड परमार, केक गुड परमार ने केक खाया, किसमें खाया? मरकरी के बॉक्स में। फिर हमने 4 से 6, 4 से 8, फिर 6 से 8, 6 से 10 और ये 16 सप्ताह। ये सप्ताह है सारा। तो गुड से क्या होगा? गुड से आपका होने वाला है गुडल साइन। गुडल साइन 4 से 6 सप्ताह में। ठीक है। परमार मतलब पामर साइन, ये पामर साइन है। तो हमारा आंसर क्या होगा? गर्भावस्था के 4 से 8वें सप्ताह में। केक से हो जाएगा पिस केक साइन, 6 से 8 हो जाएगा। HG मतलब होता है हैगमन साइन, एक हैगमन साइन होता है ना, वो हो जाएगा 6 से 10 में। और बॉक्स से क्या हो जाएगा? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि 16वें सप्ताह में मिलता है। एक ट्रिक में आप सारी चीजें याद कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है सूची फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है, ये आपको यहीं से याद करना पड़ेगा। तो गायनेकॉइड जो श्रोणी होती है वो कैसी होती है? तीसरे नंबर पर दिख रही है। गायनेकॉइड गोलाकार होती है। तो गायने से गोलाकार याद कर लेना। फिर दूसरा है एंड्रॉइड श्रोणी कैसी होती है? त्रिकोणाकार। एंड्रॉइड त्रिकोणाकार, गायनेकॉइड गोलाकार होती है। एंथ्रोपॉइड कैसी होती है? एंथ्रोपॉइड होती है अंडाकार, एंटेरो पोस्टेरियर ना, थोड़ा सा ओवल शेप होती है। ओवल ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते, ओवल शेप होती है। प्लेटिप्लॉइड कैसी होती है? अनुप्रस्थ अंडाकार। तो ये प्लेटिप्लॉइड कैसा हो गया? इसका आंसर क्या होगा? सेकंड हो गया। थोड़ा यहीं से आपको याद करना पड़ेगा। सही आंसर इसका कौन सा होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। योग रत्नाकर के अनुसार कपूर का शोधन का क्रम क्या है? गोदुक, चित्रकमूल, तक्र, गोदुक, त्रिफला, भृंगराज। तो योग रत्नाकर ने कर्पूर का जो शोधन का क्रम बताया है वो है गोदुग्ध में करेंगे, उसके बाद हम त्रिफला में करेंगे, उसके बाद हम भृंगराज में करेंगे। चरक के अनुसार हिंगोआदि घृत का प्रयोग कहाँ है? ज्वर, उन्माद, ग्रहणी, अतिसार। ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लास में याद कराया था कि उन्माद मतलब एक पागल है, उसको आप लहसुन छीलने के लिए बिठा दो कि 100 लहसुन छीलो, तो 100 लहसुन का लहसुनाध्य घृत। पागल को लहसुन छीलने के लिए बिठा दो, बेचारा उसमें बिजी रहेगा। तो लहसुनाध्य घृत, पुराण घृत, प्रपुराण घृत। ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा हिंगोआदि घृत, महाकल्याण घृत, कल्याण घृत। ये सारे घृत कहाँ पर आते हैं? उन्माद में आते हैं। पंचगव्य, महापंचगव्य घृत का प्रयोग कहाँ करते हम? अपस्मार में करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्घाटन कब हुआ? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM
सभी को बहुत अच्छे से पता है, 2005 में आया था, वो थी 12 अप्रैल में। कुपीलियो की प्रयोग की मात्रा कितनी है? 30 to 60 मिलीग्राम, 60 to 50, 30 to 125, 125 to 375। इसका आंसर क्या है? 60 to 250 मिलीग्राम जो मात्रा होती है वो कुपीलियो की थेराप्यूटिक डोज होता है। फिर श्लोक, प्रयत्नादि कर्म चेष्टम उच्यते, मतलब प्रयत्न से जो काम किया जाए वो कर्म है। संयोगी विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम, जो कि संयोग विभाग में कारण हो वो भी कर्म है, और जो हम प्रयत्न करते हैं वो भी क्या है? एक प्रकार का कर्म है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का अस्तित्व नहीं था? तो ये लौह धातु। ये जीके का क्वेश्चन है, जीके में पढ़ना, ठीक है। पूछ की किस प्रकार का रोग है? आपको क्लास में पूरा जो 76 रोग है नेत्र रोग, उनमें पूरा दोषों का क्या, दोषों का तो मैंने यूट्यूब पर भी डाला हुआ है एक वीडियो, और बाकी कुछ किसमें कौन सा कर्म किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास में आपको A to Z याद कराया जाता है, तो उसमें हमने याद कराया था पोथी मतलब क्या है? कोई बुक। पोथी क्या करते हैं? हम लिखते हैं ना, तो ये लेखन कर्म करते हैं, पोथी लिखते हैं। बालानाम च अंगवर्धनम किसके संदर्भ में आता है? च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, नागबला और प्रथम ब्रह्म रसायन। तो बालानाम, बालकों के अंगवर्धन के लिए हम च्यवनप्राश का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज कंफ्यूजन करने वाला था, महापैशाचिक घृत जो कहाँ दिया जाता है? उन्माद में। उसमें भी ऐसा आता है, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस अलग रहता है। अब उसमें ऑप्शन में था ही नहीं, तो कंफ्यूजन ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों च्यवनप्राश या महापैशाचिक घृत, ऑप्शन में केवल च्यवनप्राश था, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शतावरी किस गण के अंतर्गत आता है? आरंगबदादी, रुद्रादि, विदारी गंधादि, या फिर लास्ट सालसारादि? डीप क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है। तो सुश्रुत ने शतावरी का प्रयोग कहाँ किया है? विदारी गंधादि गण के अंतर्गत किया हुआ। आचार्य बागभट्ट द्वारा रोपण अंजन हेतु प्रयुक्त होने वाले द्रव बच्चे कषाय रस लगा के आ गए। आपसे पूछा है बागभट्ट का, आप सुश्रुत का लगा के आ गए, ठीक है। तो रोपण के लिए आपको पता है कषाय रस का यूज किया जाता है, जो कि रोपण का काम करता है। पहले मैं आपको सुश्रुत का पढ़ा दूं, उसके बाद में चरक का पढ़ाऊंगी, ठीक है। आचार्य सुश्रुत का देखते हैं यहाँ पर। लेखन, लेखन के लिए, प्रसाधन के लिए और रोपण के लिए। तो लेखन तो आपको पता है कि लेखन कराना है हमको, तो ऐसे द्रव्यों का यूज करना पड़ेगा जो थोड़ा सा स्क्रैपिंग करें। तो सुश्रुत जी ने बोला है कि मधुर रस छोड़कर शेष 5 रस, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, सारे प्रेजेंट होंगे लेखन द्रव्यों में। रोपण में सुश्रुत जी ने क्या बोला है? कषाय और तिक्त, क्योंकि आपको पता है कषाय रस है, रोपण का संधान का काम करता है, तिक्त भी, दोनों शीतवीर्य होते हैं, तो ये रोपण के लिए आता है। प्रसादन में ओनली कौन सा रस है? मधुर रस है। मधुर यहाँ नहीं था, तो अपन प्रसाद में क्या बांटते हैं भाई? मिठाई बांटते हैं ना लोगों को, तो प्रसाद में मीठी मिठाई देते हैं। तो प्रसादन में मधुर, रोपण में लास्ट के 2 रस कषाय, तिक्त, शीतवीर्य होते हैं, और लेखन में 5 रस होते हैं मधुर को छोड़ के। अब आ जाइए बागभट्ट पर। बागभट्ट जी ने लेखन में क्या बोला है? उन्होंने कषाय और अम्ल बोला है। बागभट्ट का लेखन में कषाय और अम्ल, देखो लेखन कषाय करता है, अम्ल करता है। थोड़ा बागभट्ट से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं, तो आपको स्पेशली याद रखना है, ठीक है। कषाय, अम्ल, उष्ण, लवण, उष्ण, और भी है इसमें कषाय, अम्ल, लवण, और क्या है? एक उष्ण रस नहीं है, गुण होता है, ठीक है। कषाय, अम्ल और लवण ऐसे पढ़ लेना, मधुर को हटा के अम्ल, लवण और लास्ट का कषाय रस याद कर लेना, ठीक है। रोपण, प्रसादन के लिए उन्होंने क्या बोला है? मीठा, मिठाई दो भैया, प्रसाद में मिठाई देंगे, इनका सेम है, बस रोपण में चेंज हो जाता है। रोपण में इन्होंने तिक्त बोला है, यही तो खासियत है बागभट्ट की। कषाय रस उन्होंने लेखन में बोला, बागभट्ट में ओनली तिक्त रस बोला है जो रोपण में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? तिक्त रस होगा, कषाय नहीं होगा, ठीक। सुश्रुत संहिता के अनुसार किस ऋतु में व्रण बंधन तीसरे दिन खोलना चाहिए? तो हमने याद किया था, हे शिव अपने तीसरे नेत्र को खोलो, तीसरे नेत्र को खोलो, ये किया था। तो हे से हो जाएगा हेमंत, शी से हो जाएगा शिशिर, बा से वर्षा नहीं है, बा से वसंत है,
तीसरे दिन करते हैं। उसके अलावा जो ऋतुएं हैं शरद, वर्षा और ग्रीष्म, इसमें दूसरे दिन खोला जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हेमंत होगा। सुश्रुत के अनुसार क्षीर अन्नाद बालक के लिए औसत कितनी होना चाहिए? तो पहले तो होता है एक शीरक, दूसरा होता है क्षीर अन्नाद, तीसरा होता है अन्नाद। क्षीरक पे अंगुली पर्वद्वय चुटकी भर मात्रा, क्षीरान्नाद में बेर की गुठली पोलास्थी और अन्नाद में कोल के समान होता है। तो हमसे क्वेश्चन क्षीर अन्नाद पूछा तो हमारा आंसर क्या होगा? कोलास्थी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 107 नंबर का है। अष्टांग हृदय के अनुसार नस्य सेवन की समय सीमा है 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, 3, 2 सप्ताह। पंचकर्मा के नोट्स में स्पेशली मैंने लिख के दिया हुआ है कि आचार्य सुश्रुत ने दो दो चीजें बताई है। क्या बताई है? एक दिन के अंतर से, एक दिन के अंतर से या 2 दिन के अंतर से 7 दिन या 21 दिन नष्ट करो, ये सुश्रुत ने बोला था। एक दिन का अंतर रख लो भाई, 2 दिन का रख लो, या तो 7 दिन तक कर लो नष्ट, या 21 दिन तक कर लो, ये लिमिटेशन बताई। लेकिन बाघभट्ट ने केवल एक ही चीज बताई है कि टोटल 7 दिन तक करना चाहिए और कितना अंतर रखना चाहिए? 1 दिन का अंतर रखना चाहिए। उन्होंने एक एक कॉपी कर लिया। टोटल 7 दिन, 1 सप्ताह, अंतर कितना होना चाहिए? 1 दिन का होना चाहिए। ठीक। निम्नलिखित औषधियों में से किसमें पारद नहीं होता? इसके लिए आपको सारे कंटेंट पता होना चाहिए। इन सभी में पारद होता है। कामदुधा रस ऐसा होता है जिसमें पारद नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। समदोषा समग्र सम धातु मला क्रिया किसका है रेफरेंस? सभी लोग जानते हैं, सुश्रुत सूत्र स्थान का 15वां चैप्टर, वहां पर स्वस्थ की परिभाषा दी है और दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी इस चैप्टर का नाम है। चरक के मतानुसार कितने विरेचन योगों का वर्णन किया गया है? अब ये क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? श्लोक में स्पेशली आया है षड विरेचन शतानि भवन्ति, षड विरेचन शतानि भवन्ति, मतलब 600 विरेचन योग बताए हैं। सुश्रुत ने, विरेचन एक ब्रॉड टर्म होता है। विरेचन मतलब होता है दोषों का रेचन, चाहे वो ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, उनको हम विरेचन बोलते हैं। लेकिन अधो मार्ग से निकलने को ऋण संज्ञा हो गई है कि उसको विरेचन बोला जाता है। तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन में है, आंसर आपका ये माना है, जबकि क्वेश्चन कट सकता है। आप कल्प स्थान में पढ़ोगे अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभयम वा शरीर मल विरेचनात् विरेचन संज्ञा लभते, ऊपर नीचे दोनों से निकलने वाले को भी विरेचन बोलते हैं। इसका मतलब आपका आंसर प्रायोरिटी 600 जाना चाहिए था। ऑप्शन में 245, 600 डाउटफुल क्वेश्चन है, आप इसको चैलेंज कर सकते हो, है ना। आपका आंसर 600 होना चाहिए। ठीक है। फिर आपने 600 में 2 में डिवाइड किया था कि वमन कराने वाले कितने होते हैं? 355, और विरेचन कराने वाले कितने होते? 245। उन्होंने 245 आंसर माना है। आप क्वेश्चन कटवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। विल्स ट्यूमर तीसरी कला का नाम क्या है? तो हमने पढ़ा था MRMS, मिस्टर MS। MR को मिस्टर बोलते हैं। मिस्टर MS की पर्सनल प्राइवेट सिक्रेटरी है। ठीक है, पर्सनल प्राइवेट सिक्रेटरी। तो M से मांस धरा, R से रक्त धरा, M से मेद धरा, S से श्लेष्म धरा, पर्सनल से पित्त धरा याद करना, षष्ठी पित्त धरा कला। कहीं आप प्राइवेट से इधर पुरीश ना कर दो, है ना। फिर उसके बाद पुरीश धरा, फिर लास्ट में आती है शुक्र धरा। तो हमसे पूछा है तीसरी कला, तो हमारा आंसर क्या होगा? मेदुधरा कला होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य चरक के अनुसार गर्भ में सिरा धमनी किसकी भाव होते हैं? तो मैंने आपको क्लास में याद कराया है कि अपन बोलते हैं ना कि रगों में पिता का खून है, लेकिन रगे होती पिता की, खून पिता का नहीं होता। तो जो रक्त होता है, खून मतलब जो रक्त है वो माता का होता है, मातृज भाव। रगे मतलब क्या होता है? जिनमें ब्लड बहता है। तो सिरा धमनी में ब्लड बहता है ना, तो सिरा धमनी पिता की होती है, पितृज भाव, लेकिन रक्त माता का होता है, मातृज भाव। काश्यप के अनुसार पूतना ग्रह में कौन सा धूप प्रयोग किया जाता है? तो जितने भी ग्रह हैं उन सभी में हम
उत्तम धूप का प्रयोग करते हैं। कुमार धूप का वर्णन कहाँ करते हैं? कभी यूट्यूब पर पढ़ाने वाली अगला टॉपिक कि सारे धूपों के बारे में कौन से धूप का प्रयोग कहाँ करते हैं। 40 प्रकार के धूप बताए हुए हैं काश्यप ने। राजिमान सर्पदंश में किस दोष की प्रधानता होती है? तो देखो, दर्वीकर वात, दर्वीकर मंडली पित्त, राजिमान में कफ की प्रधानता होती है। तो राजिमान में कफ प्रधान होता है। आचार्य चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान हेतु किस प्रमाण की वृत्ति बनाना चाहिए? तो चरक जी ने प्रायोगिक धूमपान में 8 अंगुल लंबी और अंगुष्ठ प्रमाण की मोटी। तो मैच कर लो कौन सा आंसर हमारा सही हो रहा है। अंगुष्ठ समान मोटी और क्या है 8 अंगुल लंबी। विदेह की याद कर लो, विदेह ने 6 अंगुल लंबी, बाघभट्ट ने 12। तो बा से बाघभट्ट, बा से 12, 6 दूनी 12 करके याद करोगे। काश्यप संहिता के अनुसार बालकों में बस्ती का प्रयोग कब से करना चाहिए? तो आपको पता है जब बच्चा अन्न खाने लग जाए और चलने लग जाए। चलने का मतलब घुटनों के बल चलने लग जाए, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, स्पेशली पैर के बल बोला है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आंसर यही माना है, घुटनों के बल माना है भी, है ना। तो क्या है आंसर हमारा? केवल दूसरा सही है कि अन्न खाने लग जाए और चलने लग जाए। यहाँ पर उन्होंने घुटने के बल लिखा, थोड़ा सा डाउट है इसमें। अगला आता है, बच्चों में जो नडास क्राइटेरिया है का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? ब्रोंकियल अस्थमा, ज्वाइंटिस के लिए, हृदय रोग के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में नडास क्राइटेरिया हम देखते हैं हृदय रोग के लिए। मॉडर्न का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप यहीं से याद कर लीजिए। सर्वदैहिक संज्ञानाश की किस अवस्था में शल्य क्रिया संज्ञानाश की अवस्था कहलाती है? हमने क्या दिया है? होल बॉडी एनेस्थीसिया दिया है। ठीक है, उसमें हम सर्जरी कौन सी स्टेज में करते हैं? तो यहाँ पर जो सर्जरी की जाती है वो 3rd स्टेज में की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होल बॉडी एनेस्थीसिया दिया है, उसमें हम सर्जरी करते हैं, 3rd स्टेज में हम परफॉर्म करेंगे सर्जरी। आचार्य चरक के अनुसार पिंडासव का मुख्य घटक क्या है? देखो, पहले तो पिंडासव कहाँ देते हैं? ग्रहणी में देते हैं। इसमें हमको दीपन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पिंड रस क्या होता है? पिंड रस होता है वृश्य होता है। और पिंड तेल कहाँ यूज करते हैं? ये वात रक्त में इसका उपयोग किया जाता है, ओनली बाह्य अभ्यंजन के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओनली एक्सटर्नल यूज। ठीक है, तो हमसे पूछा है पिंडासव कहाँ दिया जाता है? ग्रहणी में, लेकिन इसमें कंटेंट क्या होता है? इसका मुख्य घटक दीपन के लिए यूज करते हैं ना, तो पिप्पली इसमें पाया जाता है। काश्यप के अनुसार पंच भौतिक तेल का प्रयोग किस हेतु करते हैं? तो पंच भौतिक तेल का प्रयोग हम इंद्रियों को वर्धन करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका वर्णन काश्यप ने किया हुआ है। किस फॉर्म में करते हैं हम इसका? नस्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नस्य के लिए प्रयोग करेंगे पंच भौतिक तेल। आपने किया होगा, षड इंद्रिय वर्धनम, पंच इंद्रिय वर्धनम करके आता है ना। ठीक है, सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार नासा रोग की योग रत्नाकर के अनुसार दी है। तो मैंने बोला है जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है मल्टीपल चॉइस, तो आपको पहले सही चीज लिखना पड़ेगा। सुश्रुत के अनुसार नासा रोग कितने होते हैं आपको पता है? 31। योग रत्नाकर और भाव प्रकाश के अनुसार कितने होते हैं? 34। जहां पर 31, 34 होगा वो हमारा आंसर सही होगा। सुश्रुत के अनुसार नासा रोग की संख्या कितनी है? 31। तो पहले ही हमको पता चल गया। ठीक है, 33 नहीं है, इसकी 34 है। पहले फिर भी पढ़ लो, हो सकता भाई कहीं जो लास्ट वाला दिया हो उसमें दोनों चीजें सही दी हो, है ना, इसलिए लास्ट पढ़ना जरूरी होता है। तो हमारा पहला ही आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 123 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त के स्कंदन को रोकने के लिए कौन सा मिक्सचर हम प्रयुक्त करते हैं? डबल ऑक्सिलेट मिक्सचर इनमें से क्या है? ठीक है, तो अमोनियम ऑक्सिलेट एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट का प्रयोग किया जाता है रक्त स्कंदन रोकने के लिए। त्वक पारुष्य अम्ल शीत प्रार्थना। तो देखो, त्वक पारुष्य हमको कहाँ मिलता है? रक्त क्षय में मिलता है। वाक पारुष्य हमको कहाँ मिलता है? बोलना वाला, किसमें? वात वृद्धि में मिलता है। ठीक है, और त्वक परिपुटन, परिपुटन हमको स्वेद क्षय में मिलता है। स्वेद क्षय में सेम चीजें। तो त्वक पारुष्य अम्ल शीत प्रार्थना, त्वक में पारुष्यता होना, त्वक में पारुष्यता होना वात वृद्धि का नहीं है, किसका है? रक्त क्षय का, क्योंकि वहां पे तो वाक पारुष्य मिलता है।
अधिकतर बच्चा त्वक पारुष में क्या लगा देता है, वात वृद्धि लगा देता है। ठीक है, 11th नंबर का स्कंदन फैक्टर मैंने आपको क्लास में बताया था, एक कोड था, फालतू फिट था, ठाकुर की प्रोक्सी, अब हो गया किस्मत स्टार्ट, ऐसे करके कोड है, जिसमें 10th नंबर में क्या आता है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर आता है। दोषों में तरतम भेद का होना कौन सी संप्राप्ति, तो प्राधान्य में गुड बेटर बेस्ट तरतम लगाते ना, और विकल्प में अंशांश कल्पना, अंशांश कल्पना की जाती है, वो विकल्प संप्राप्ति। कंफ्यूजन होता है कि तरतम कहीं विकल्प तो नहीं, विकल्प में अंशांश किया जाता है और यहाँ पर तरतम किया जाता है। चरक के अनुसार निम्न से किसके दुग्ध से हिक्का एवं श्वास रोग उत्पन्न होता है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि केवल ऐसा दुग्ध है, घृत है, मूत्र है, जो भी है सब में खराब होता है, कौन सा, आवी का। केवल वातज कास में पथ्य होता है आवी का दूध, केवल वातज कास में पथ्य होगा, बाकी सब चीज खराब करता है। तो ये उत्पादक कौन है, आवी मतलब भेड़ी का दूध। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शरद ऋतु हिंदी मास के अनुसार होता है, तो आप जब मास से कंपैरिजन करते हैं आचार्य सुश्रुत का, तो वही माघ से नहीं, माह से, माघ से चरक का शुरू होता है, शिशिर वसंत ग्रीष्म अपन जो करते, फाल्गुन से शुरू करना, फाल्गुन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ करके आपका जो कार्तिक मार्गशीर्ष रहेगा वो शरद ऋतु के अंतर्गत आता है। लिख के नहीं बताऊंगी, बहुत लंबा टॉपिक लेक्चर हो जाएगा, वैसे हम एक पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए कार्तिक और मार्गशीर्ष। अब निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कफ विद्रधि चिरुत्थान पाक होती है भी, वातज विद्रधि चित्र विचित्र काम करती होती है, पित्तज में क्षिप्र होता है, सन्निपातज में लेकिन पाक होता है, अपाक नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर हमारा कैसा है, गलत है। ग्रीवा क्षमता में सर्वाइकल सर्कमलेशन क्रिया करने का समय क्या होता है, तो इसका आंसर क्या है, 130 का गर्भावस्था के 14वें सप्ताह में किया जाता है, सर्वाइकल सर्कलेज। पथ्य अपथ्य को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, समशन, मतलब ऐसा नहीं होता कि अच्छा अच्छा, पथ्य अपथ्य को मिलाकर समशन। विषमाशन मतलब क्या होता है, कुछ भी खाना कभी भी खाना, विषमाशन। ठीक है, अध्यशन मतलब पहले का हमने जो खाया था अभी पचा नहीं है, फिर से दूसरा खा लेना, वो होता है अध्यशन। वैशेषिक दर्शन के कुल कितने गुणों का वर्णन किया है, तो चरक जी ने कुल 41 गुण बताए हैं, योगिंद्र नाथ सेन ने एक और योग कर दिया, इसमें 42 बता दिए, वैशेषिक दर्शन ने 17 बता दिए, बच्चा जब विशेष काम करता है 17 का हो जाता है, तो वैशेषिक। और न्याय दर्शन 24 घंटे न्याय होना चाहिए ना, 24 बताए, ऐसे करके कोड से हमने याद किया था। सुश्रुत के अनुसार सैरियक नामक कीट कौन से दोषज कीट के अंतर्गत आता है, तो क्लास में पढ़े हो आप कीटों के नाम, तो सैरियक को हम किस में पढ़ते हैं, कफज में पढ़ते हैं। सुश्रुत के अनुसार स्थान संशय क्रिया का, तो संचय चा प्रकोपम चा प्रसरम स्थान संशय, स्थान संशय 4थे नंबर पर आता है। रसरत समुच्चय के अनुसार धात्री चूर्ण सिता युक्तम भक्षित किस व्याधि की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, तो धात्री चूर्ण को हम देते हैं, सिता मतलब क्या होता है, मिश्री, उसके साथ उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये रक्त पित्त के रोगी में प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस पेपर में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, मतलब आयुर्वेदा के अगर 120 क्वेश्चन है, उनमें से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन अगर हम निकाले तो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, बाकी 10 से 12 क्वेश्चन एवरेज है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें रक्त पित्त में प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार विदारी सारी व रजनी गुरुची मेष रंगी किसके अंतर्गत आता है, तो मैंने आपको क्लास में याद कराया था कि जो विदारी वाला शुरू होता है ना बा से, वो बा से ही बल्ली पंचमूल का घटक द्रव्य होता है ना, तो ये बल्ली पंचमूल के अंतर्गत आएगा। पंचशीर्ष अगद जो कहाँ वर्णित है, आपने कीट विष में पढ़ा है, यहाँ पे शीर्ष वृक्ष के ही 5 अंगों का प्रयोग किया जाता है, 5 यहाँ पे अलग अलग कंटेंट नहीं है। कौन कौन सा होता है, तो 3 तो आप 2 तो पा से याद कर लो, एक पुष्प हो गया, एक पत्र हो गया, पा के बाद कौन सा अक्षर आता है, फा, तो एक फल हो गया, पा से पतंग, फा से फल, है ना, पुष्प पत्र फल, पा और फा से 3 चीजें याद कर लेना, और एक पढ़ लो आप, एक मूल और एक त्वक। मूल त्वक कैसे याद करोगे, मूल जो होती है ना उसमें स्किन रहती है, उसकी त्वचा रहती है, तो मूल त्वक, इस प्रकार से उसमें बीज नहीं आता है। ठीक है,
आचार्य सुश्रुत के अनुसार दधी सेवन किस ऋतु में वर्जित है? तो हमने याद किया था PSB, मतलब प्रावट, सा से शरद, बा से बसंत। ये जो 3 ऋतुएं हैं इनको हम साधारण ऋतु बोलते हैं, इन्हीं को हम संशोधन ऋतु बोलते हैं, जिसमें हम पंचकर्मा कराते हैं, स्पेशली नस्य कर्म भी कराते हैं। ठीक है, अगर इस प्रावट को मैं ग्रीष्म ऋतु से रिप्लेस कर दूं तो ये दधी सेवन का निषेध हो जाएगा। 2 ट्रिक को हमने साथ में मर्ज करके याद किया था क्लास में। ठीक है, तो ग्रीष्म, शरद, बसंत में वर्जित है, तो यहाँ पर शरद आंसर होगा, बाकी हेमंत, वर्षा, शिशिर में दधी का प्रयोग किया जाता है। कंस हरितकी का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मैंने बोला था ना, यहाँ पे हरितकी वाले चिकित्सा युग का एक वीडियो वहां पे मैंने जो पढ़ाया था, उसी में से 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, एक योगराज वाला, एक कंस हरितकी वाला और एक अभी गोमूत्र हरितकी वाला। तो कंस हरितकी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शवथु में। बाकी कौन कौन सी हरितकी होती बाद में कभी पढ़ेंगे, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है। आचार्य चरक के अनुसार वात दोष के कारण स्तन्य में कौन सा विकार नहीं होता है? तो चरक जी ने 8 स्तन्य दोष बताए हैं। कौन कौन से? वातज के कारण 3 होते हैं, पित्त के कारण 2 होते हैं, कफ के कारण 3 होते हैं। तो वैरस्यम, वैरस्य, एक मिनट, यहाँ पे बात, हाँ तो ये लिखा ना यहाँ पे, वैरस्य, रुक्ष, रोक्ष, फैन संघात, फैन संघात और एक रोक्ष, ये होते हैं बातिकरण। वैरस्य, फैन संघात, रोक्ष। विवर्णता नहीं होता। विवर्णता किसमें होता है? वैवर्ण्य और वैगंधी किसके कारण होता है? पित्त के कारण। कफ के कारण कौन कौन सा होता है? कफ के कारण आप लिख लो 3 है, पिच्छिल, गुरु और अति स्नेह। पिच्छिल, गुरु और अति स्नेह कभी आएगा तो पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से ये भी पूछा जाता है इसका सेवन करने से बच्चे में क्या लक्षण आते हैं, वो भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वितुन्नक निम्न में से किसका पर्याय होता है? तो वितुन्नक तुत्थ को बोलते हैं, तुत्थ को हम क्या बोलते हैं? सस्यक बोलते हैं, ये तुत्थ का पर्याय है। 142 चरक के मतानुसार बिना मलमूत्र त्याग किए गए भोजन ग्रहण कर लेना। तो देखो ये क्रम के विरुद्ध है, पहले मलमूत्र त्याग करना फिर भोजन करना, मतलब नहाना फिर भोजन करना, तो ये क्रम विरुद्ध में आता है। आचार्य चरक के अनुसार भोजन के बाद घृतपान किस शिरोरोग में करना चाहिए? अनंतवाद, शंख, गर्धावेदक, सूर्यावत। अगर आपको याद हो तो क्लास में मैंने बताया था कि नावन नस से करते हैं सूर्यावत, मतलब सिर को नवाते हैं और भगवान को बहुत सारा घी खिलाते हैं खाना खाने के बाद। सूर्य देवता को घी खिलाते हैं खाना खाने के बाद, ये मैंने थोड़ा सा क्लास में आपको कोड बताया था। हाँ, तो सूर्यावर्त में करते हैं। अगला है यकृत ट्रांसप्लांट का उपचार किसमें किया जाता है? सिरोसिस ऑफ लिवर की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें यकृत का फैटी डिपोजिशन है, यकृत का कैंसर, ऑक्सीडेटिव एंटीजन, हेपेटाइटिस, तो आपको पता है कि सिरोसिस की जो अंतिम अवस्था होती है उसमें हम करते हैं। सुश्रुत द्वारा निम्न में से किस अतिसार का भेद का वर्णन नहीं किया है? तो देखिए, सुश्रुत हो चाहे चरक हो, दोनों ने 6 बोला है। शारंधर के अतिसार 7 होते हैं। सुश्रुत का वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, चरक का वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। फिर हमने याद किया था चरक की शोभा देखकर सुश्रुत के आंखों में आंसू आ गए, ये कोड था। तो यहाँ पे सा से शोकज, आ से आमज, ठीक है। यहाँ भी सो से शोकज, भा से भयज, समझ रहे हो? आंसू किसके? चरक के, सुश्रुत के। शोभा किसकी? चरक की, शोकज, भयज। और शारंभर जी ने वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज भी बोला है, इनका आमज भी ऐड कर दिया, इनका भयज भी ऐड कर दिया, ऐसे बता दिया। तो यहाँ पर शोकज है, आमज है, सन्निपातज है, किसका? सुश्रुत का नहीं है। कौन सा? रक्तज, तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जब रेटिना पे पहले ही फोकस हो जाती है, हमारा लेंस है, ये आ रही है, यहाँ फोकस हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मायोपिया बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेंस मोटा हो गया है, इस कारण से फोकस, ये मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है पूरा। मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, सारा।
और करेक्शन कैसे करते वो भी बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर लेंस मोटा हो गया जिस कारण उसकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ कम हो जाती, जिससे जो किरणें हैं, रेज हैं, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। इसको डाइवर्ट करने के लिए हम ये डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कॉनकेव लेंस होते हैं जिससे किरणें थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है और जहां पर फोकस होना चाहिए वहां पर होती है। ठीक है, ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया में होता है कि लेंस पतला हो जाता है, फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो किरणें पीछे फोकस होगी। इसको हमको कन्वर्स करने के लिए उत्तल लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसके करेक्शन के लिए आप कॉन्वेक्स लगाते हैं, किसके लिए आप कॉनकेव लगाते हैं। ठीक है, आतिश सुश्रुत के अनुसार गुदा मेट्र में क्या कौन सा छेदन करते हैं, अर्धचंद्र करते हैं। चंद्रमंडल मतलब गोल गोल बताए थे, पाणीपाद, हाथ पैर में मेहंदी लगाना नहीं आता तो गोल गोल बना लेते हैं। तो चंद्रमंडल हाथ पैर में, अर्धचंद्र गुदा मेट्र में, बाकी के सब में सीधा छेदन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 148, रुक्षता उत्पन्न करने में कौन सा रस प्रधान होता है। तो कषाय रस है, कटु रस है। तो देखो सबको पता है कि सबसे ज्यादा प्रबल वात प्रकोपक रस कौन सा होता है, कषाय। कषाय रस ही रुक्षता को उत्पन्न करता है। स्तन्य कितने होते हैं, स्तन ब्रेस्ट 2 है, स्तन्य का प्रमाण भी उतना ही होता है, 2 अंजलि होता है। सुश्रुत के अनुसार निम्न में से किस रोग में क्षार कर्म नहीं करना चाहिए। तो फलयोनि, अधिजीवा, कृमि, अर्बुस सभी में करते हैं। फलयोनि प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, इसमें ऐसा होता है कि इसमें हम क्षार कर्म का प्रयोग नहीं करते। तो हमने यूपीपीएससी 2023 जो कि अभी जनवरी में एग्जाम हुआ था उसका पूरा पेपर सॉल्व कर लिया और मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे डाउटफुल क्वेश्चन जिसको आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार बता दीजिएगा, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।